सोहम एक बहुत अच्छा स्विमर था। उसे राष्ट्रीय स्तर पर तैरने में गोल्ड मेडल भी मिल चुका था। एक बार सोहम अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। वहाँ उन लोगों ने पास के तालाब में तैरने का प्लान बना लिया। सबने तैयारी की और शाम के करीबन 5 बजे वो तालाब के पास जाने लगे। कहाँ जा रहे हो बच्चों? उन्हें तालाब की तरफ जाता देख वहाँ के सरपंच ने टोकते हुए कहा, पास के तालाब में तैरने जा रहे हैं हम। सोहम ने तुरंत जवाब दे दिया। सोहम का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए सरपंच सुन्न रह गया और फिर अचानक से सोहम और उसके दोस्तों को वहाँ जाने से रोकने लगा। सोहम नहीं समझ पाया कि सरपंच उन लोगों को क्यों रोक रहे हैं। रुको बच्चों, उस तालाब की तरफ मत जाओ, वहाँ अक्सर लोगों के डूबने की घटनाएं घटती रहती हैं। सरपंच ने उन्हें जाने से लगभग मना करते हुए कहा, काका, सोहम तो स्विमिंग में नेशनल चैंपियन रह चुका है, आप निश्चिंत रहिए। सोहम के दोस्त निखिल ने सरपंच की बात को काटते हुए कहा, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वहाँ तैरना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं कि वहाँ डूबकर मरने वाले कई लोगों की आत्माएं उसी तालाब में भटकती रहती हैं और वहाँ जो भी तैरने वाला दूसरा लोग जाता है वो उन्हें मार डालती है। सरपंच ने उन लोगों को वहाँ जाने से रोकने के पीछे की असली वजह बता दी और वो वहाँ से चले गए। काका ने जो कहा, क्या वो सच होगा? सोहम के कुछ दोस्त आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे। सोहम और निखिल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन दोनों को छोड़कर बाकी सब ने वहाँ से जाने का फैसला बदल लिया। बाकी दोस्त वापस लौट गए और अब सिर्फ निखिल और सोहम ही तालाब की ओर बढ़े। दोनों ने कपड़े उतारे और जैसे ही वो तालाब में उतरने लगे कि निखिल के माँ का फ़ोन आया। निखिल तालाब में उतरते उतरते रह गया, मगर सोहम बिंदास होकर पानी में तैरने लगा। अचानक सोहम का पैर पानी में फंस गया। इस तरह की सिचुएशन उसने कई दफ़ा संभाली थी, मगर इस बार बात कुछ अलग थी। उसने कई बार कोशिश की वहाँ से निकलने की, मगर धीरे धीरे वो पानी में खींचा जा रहा था। उसने निखिल को आवाज़ लगाई, मगर जब तक निखिल का ध्यान उस पर जाता तब तक सोहम तालाब के बीचों बीच पहुंच चुका था। सोहम को ये एहसास हो रहा था कि पानी के अंदर से कोई उसका पैर खींच रहा है। उधर निखिल ने सोहम की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा तो उसे आश्चर्य होने लगा। नेशनल चैंपियन होकर भी सोहम की हालत देखकर उसे सरपंच की कही बात याद आ गई। निखिल सोहम के लिए पानी में कूदकर उसे बचाना चाहता था, मगर जब वो पानी में उतरने लगा तो अचानक उसे एक ज़ोर का झटका लगा और वो तालाब के विरुद्ध उल्टी दिशा में जा गिरा। वो झटका इतना ज़्यादा था कि निखिल उठ भी नहीं पाया। सोहम ने एक बार पूरी ताकत लगाकर अपना फंसा हुआ पैर बाहर निकाला और वो किनारे की ओर आने लगा। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर उसे लगा कि फिर से उसका पैर किसी ने पकड़ रखा है और वो उसे पानी में खींच रहा है। उसी हालत में सोहम की नज़र अपने पैरों की तरफ गई और उसे ज़ोर का जैसे झटका लगा। उसे वहाँ पर कुछ हाथ नज़र आए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे हाथ। उन्हें देखकर घबराया हुआ सोहम बचाओ, बचाओ चिल्लाने लगा, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। निखिल के आँख के सामने ही उसका दोस्त, जो कि तैरने में माहिर था
और गोल्ड मेडलिस्ट था। वो असहाय होकर तालाब में डूबता जा रहा था और निखिल चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। करीबन आधे घंटे के संघर्ष करने के बाद सोहम पानी में पूरी तरह से डूब गया और मारा गया। इस हादसे का गवाह निखिल था, जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा था, मगर वो किसी को कुछ कह नहीं पाया। पानी के उस झटके की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। अब वो उसी तालाब के आसपास पागलों की तरह घूमता रहता है और उसे जो कोई भी दिखता है उससे बस इतना ही कहता है कि तैरना मना है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोमेश और रवि बस का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बस आ जाती है और दोनों बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ समय रुकने के बाद बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। सुबह के 11 बज रहे थे और दोनों मन में थोड़ा डर और उत्साह लिए सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों वुशु खेल के चयन की परीक्षा के लिए जा रहे थे। सोमेश वुशु खेल की किताब खोलकर पढ़ने लग जाता है। रवि भी अपनी डायरी निकालकर कुछ पढ़ने लगता है। शाम की दस्तक के साथ ही वो देखते हैं कि थोड़ी ही दूर है वो अब अपनी मंजिल से। करीब आधे ही घंटे में दोनों भवानीपुर गांव की सीमा पर होते हैं, लेकिन ड्राइवर जब बस नहीं रोकता है तो रवि कंडक्टर से बस रोकने को बोलता है। क्या यहाँ रुकना है? बाथरूम जाना है क्या? कंडक्टर ने पूछा। नहीं, बल्कि हमें तो यहीं उतरना है, सोमेश ने बोला। सभी लोग आश्चर्य से रवि और सोमेश को देखने लगते हैं। यहाँ उतरना है? लेकिन क्यों? यहाँ तो कोई स्टॉप भी नहीं है। लेकिन हम लोगों की मंजिल तो यहीं तक है। देखो, एक बार फिर से सोच लो। अगर आप लोगों को यहीं उतरना है तो फिर आप लोग उतर जाओ, मगर दोबारा यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं मिलेगा और फिर कल सुबह ही दूसरी बस आएगी। और वैसे भी ये जगह ठीक नहीं है, कोई नहीं उतरता यहाँ। कंडक्टर ने एक चेतावनी सी देते हुए कहा। सब बातों को नज़रअंदाज करके दोनों उतर जाते हैं। रवि और सोमेश के उतरने के साथ ही सब लोग उन्हीं लोगों को एक अजीब निगाह से देख रहे थे। उन दोनों को भी थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों आगे बढ़ गए और बस तेज़ी से आगे निकल गई। रवि, तूने देख लिया ना अच्छे से कि ये वही जगह थी जहाँ हमें उतरना था? यहाँ वो कॉलेज जहाँ की खेल का कैंप लगा था, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा यार। सोमेश ने चारों तरफ वीराना देखकर पूछा। हाँ, जगह तो यही दिखा रहा है गूगल मैप पर, रवि ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। लेकिन यार, यहाँ तो दूर दूर तक कोई कॉलेज या फिर कोई स्कूल भी नज़र नहीं आ रहा, सोमेश ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। ऐसा करना भाई, एक बार फिर से तू मैसेज देख, क्या यही एड्रेस दिया था क्या? या फिर चल किसी से चलकर पूछ लेंगे, सोमेश ने सुझाव दिया। रुक, देखता हूँ क्या एड्रेस है कॉलेज का, कहते हुए रवि ने एक लिफाफा निकालकर उस पर एड्रेस देखा। श्री जगमोहन विद्या मंदिर, पोस्ट सोनामणि पूर्वा, ग्राम भवनानी। रवि ने एड्रेस पढ़ते पढ़ते चौंक पड़ा और अपना सिर पकड़ते हुए बोला। यार, एक गड़बड़ हो गई यार। गलती से गूगल मैप पर मैंने भवनानीपुर की जगह भवानीपुर डाल दिया और इसी वजह से हम लोग यहाँ चले आए। अब क्या होगा यार? हम लोगों का तो ट्रायल है कल, कैसे पहुँचेंगे हम वहाँ इतनी जल्दी? याद है ना वो कंडक्टर क्या बोल रहा था
कि कल सुबह ही कोई बस मिलेगी? परेशान होता हुआ सोमेश बोला। यार 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 शांत रह, मैं देखता हूँ यहाँ से भवनानीपुर कितना दूर है। अगर पास में ही हुआ तो पैदल चलेंगे। रवि बोल ही रहा था कि उसे टोकता हुआ सोमेश बोल पड़ा, और अगर दूर हुआ तो क्या करेंगे? तब किसी गाड़ी या फिर किसी से लिफ्ट ले लेंगे, फिर कोई गाड़ी किराए पर लेकर चलेंगे। रवि ने सुझाव दिया। चलो फिर खड़े रहो यहीं पर थोड़ी देर, और अगर कोई गाड़ी नहीं मिली तो फिर गांव में चलकर देखेंगे। सोमेश बोला। गूगल पर देखकर रवि थोड़ा उदास होकर बोला, यार 200 किलोमीटर दूर है कॉलेज यहाँ से। दोनों लोग काफ़ी देर तक सड़क पर खड़े रहे, गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई गाड़ी आती नहीं दिखी। शाम भी ढलने लगी थी तो उन दोनों ने कच्ची पगडंडी पकड़कर अंदर गांव में जाने की ठानी, ताकि कोई गाड़ी किराए पर ले सके। काफ़ी अंदर आकर भी उन्हें कोई आबादी नहीं दिखी। धीरे धीरे शाम की लालिमा ढलने लगी और रात काली चादर ओढ़े आ गई। रवि और सोमेश का दिल अब बहुत घबराने लगा था, क्योंकि जहाँ वो थे वहाँ उन दोनों के सिवा कोई और भी जिंदा इंसान का नामो निशान नहीं था। दोनों थककर वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। यार बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग तो। अच्छा होता कि उस कंडक्टर की बात मान ली होती और यहाँ नहीं उतरते। मुंह लटकाकर उदास स्वर में सोमेश बोला। यार मुझे माफ़ कर दे, मेरी ही गलती की वजह से हम इस वक्त यहाँ हैं। अगर उतरने से पहले एक बार एड्रेस देख लिया होता तो अभी तक हम कॉलेज पहुँच गए होते। दुखी होता हुआ रवि बोला। चल छोड़ यार, गलती दोनों की है, तो तू यूँ परेशान मत हो। अब ये सोच कि क्या करना है, क्योंकि अब रात तो लगता है यहीं बितानी पड़ेगी। तो कोई ऐसी जगह ढूंढ जहां हम सुरक्षित रहकर रात बिता सकें। सोमेश बोला। दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है, शायद कोई पुरानी खंडर इमारत। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि कोई पुराना किला है जो अब खंडर बन चुका है। कोई और सुरक्षित जगह ना देखकर दोनों उसी किले में रुकने का फैसला लेते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जिसकी रोशनी से उस किले में कुछ उजाला हो रहा था। थके हुए होने की वजह से दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात को अचानक ही शोर की वजह से दोनों की नींद खुल जाती है, और दोनों जो देखते हैं वो उनकी समझ से परे होता है। जो जगह अभी कुछ देर पहले तक वीरान और अंधेरे में डूबी थी, वही अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वीरान खंडर किले की जगह एक भव्य और रोशनी से भरपूर किला खड़ा था, जिसमें बहुत से सिपाही अपनी जगहों पर खड़े होकर मुस्तैदी से निगरानी कर रहे थे। सेविकाएं इधर उधर घूम रही थी। पूरे किले में चहल पहल थी। हंसी ठटोले की आवाज़ से पूरा किला गूंज रहा था। रवि और सोमेश चुपचाप एक कोने में खड़े हुए ये नज़ारा देख रहे थे। लोग उनके सामने से आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था, या शायद वो दोनों किसी को दिख ही नहीं रहे थे। वो दोनों भी एक दूसरे को पकड़कर दुबके हुए थे। देखकर लग रहा था कि पूरे किले में एक खुशी की लहर है। पता चला कि राजकुमार का आज 16वीं वर्षगांठ की धूम है। देखते ही देखते महफिल सज गई। सभी लोग किले के मुख्य हॉल में जमा हो चुके थे। अब बस राजा रानी और राजकुमार के आने का इंतज़ार था। आज राजकुमार का राज तिलक भी होना था। पंडित लोग सब पूजा की तैयारी कर चुके थे।
शुभ मुहूर्त कुछ ही समय के बाद था। तभी एक दरबान ने आवाज लगाई, सावधान, होशियार, इस रियासत के राजधिराज महाराज अपनी जीवन संगनी महारानी और रियासत के होने वाले महाराज के साथ पधार रहे हैं। इसी के साथ राजा रानी और राजकुमार आ जाते हैं। तीनों पूजा के लिए बैठ जाते हैं। पंडित लोग पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और राजकुमार का राज तिलक भी पूरा हो जाता है। रवि और सोमेश आंखें फाड़ फाड़ कर सब देख रहे होते हैं। यार ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोमेश बोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। रवि अपनी आंखें मलता हुआ बोला। थोड़ी ही देर बाद सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। अब सभी लोग खाना खाने लगे थे। खाना खाकर सब चले जाते हैं। रवि और सोमेश भी कोने से निकलकर आगे बढ़ते हैं तो सामने ही एक सैनिक दिखता है। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन उस सैनिक को भी ये दोनों जैसे दिख ही नहीं रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था। दोनों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो किसी की बातचीत सुनकर छुप जाते हैं और सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है। पहला आदमी बोलता है, देखो, जैसे ही सब सो जाएं वैसे ही तुम पीछे वाला द्वार खोल देना। इस पर दूसरा आदमी बोला, ठीक है हुजूर, जैसे ही महाराज सोने चले जाएंगे मैं जाकर द्वार खोल दूंगा। तो इस पर वापस से पहला आदमी बोला, लेकिन ध्यान रहे, उससे पहले तुम्हें उनके कक्ष के सिपाहियों को बेहोश करना है। उन सबको नशीला लड्डू खिला देना, उसके बाद ही द्वार खोलना। और याद रहे कि दोनों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। दूसरा आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, आप निश्चिंत रहें हुजूर, आज की रात महाराज और राजकुमार की आखिरी रात होगी। कल का सूरज वो लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत ही होशियारी से काम करना। कहते हुए पहला आदमी एक तरफ और दूसरा आदमी दूसरी तरफ चला जाता है। रवि और सोमेश दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चल यार, जल्दी से चलकर महाराज को सारी बात बता देते हैं। सोमेश कहता है, हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, हमें तुरंत ही चलकर राजा को बताना चाहिए कि उनकी और राजकुमार की जान खतरे में है। हामी भरता हुआ रवि भी बोला। दोनों राजा का कमरा ढूंढने लगते हैं। तभी एक जगह वो देखते हैं कि कुछ सैनिक लड्डू खा रहे हैं। दोनों भाग कर जाते हैं और उनको मना करते हैं खाने से, लेकिन ये क्या, वो सैनिक तो दोनों को देख ही नहीं पा रहे होते हैं। रवि एक सिपाही के हाथ से लड्डू छीनता है, लेकिन वो लड्डू को पकड़ ही नहीं पाता। तभी सोमेश राजा के कमरे में घुसता है तो देखता है कि वो सो रहे हैं। सोमेश हिला हिला कर उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो राजा को छू ही नहीं पा रहा था। लेकिन छूने का एहसास ना तो राजा को हो रहा था और ना ही सोमेश को। रवि भी भागकर राजा के कमरे में आता है और दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं उन्हें जगाने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। तब तक दुश्मन सेना किले में घुस चुकी होती है और तलवारों के टकराने की आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही सोमेश और रवि बाहर की तरफ देखने के लिए भागते हैं, तभी कई सारे दुश्मन सैनिक अंदर घुसने लगते हैं। सब मिलकर राजा को बेरहमी से मार डालते हैं। रवि और सोमेश ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर कमरे से निकलते ही उन्हें एक बहुत ही बेबस आवाज़ सुनाई देती है, पिताजी, पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। पलटकर दोनों आवाज़ की तरफ देखते हैं
तो राजकुमार अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ रुदन का माहौल था। चित्कार और तलवारों की आवाज़ें गूंज रहे थे और उसी में अपने पिता से मदद की पुकार की आवाज़ भी सुनाई दे रहे थे। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी। लेकिन अब कौन उसको बताए कि जिससे वो बचाने की मदद मांग रहा है वो तो खुद ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा किला भयानक चीख, रोना, तलवारों के चलने और राजकुमारी की मदद की गुहार और रोने से गूंज रहे थे। तभी सैनिक राजकुमार को पकड़ लेते हैं और उनको भी बड़ी निर्दयता से मार दिया जाता है। अचानक से सब शांत हो जाता है। किले की झिलमिलाती रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। भव्य खूबसूरत किला वापस से एक खंडर में तब्दील हो जाता है। रवि और सोमेश अपने आप को उसी जगह पर खड़े पाते हैं। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि वो सब हकीकत में हुए थे। चारों तरफ अंधेरा, वीराना, खंडर और खामोशी पसरी हुई है। तभी अचानक से रोने की एक आवाज़ सुनाई देती है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।